हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स। जी हाँ, हम तैयारी कर रहे हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स की और साथ साथ में हम तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स। देखिए, अधिगम मंत्रा एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर जहाँ पर जो पीजीटी कॉमर्स के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी ग्रेड से हैं, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस की, वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहते हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति इजीली अपने पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी क्लास को इजीली एक्सेस कर सके और अपनी पढ़ाई को कर सके। इवन इतना ही नहीं कि हमने वीडियो डाल दी, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो सिलेबस अपडेटेड होगा उसके अकॉर्डिंग उन कोर्सेज में चेंजेस भी किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सब कुछ आपको मिलेगा कहाँ पर, केवल और केवल यूट्यूब पर। तो आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इन फ्यूचर आपके लिए कोई सरप्राइज है या कुछ है, जो भी कुछ है आपके सामने है। स्टार्टिंग से मैं ये चीज़ कहता हुआ आ रहा हूँ कि अधिगम मंत्रा क्या है। अधिगम मंत्रा इज लाइक एक स्ट्रेटेजी, एक मंत्र है कि भाई हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमें ग्रो कैसे करना है लाइफ के अंदर। जो एक ड्रीम हम गवर्नमेंट जॉब का, गवर्नमेंट टीचर यार देखने का वाला जो एक ड्रीम है ना, कि देखते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट टीचर बनना है, वो ड्रीम हम कैसे पूरा कर सकते हैं, वो ड्रीम पूरा करता है अधिगम मंत्रा। तो यहाँ पर केवल और केवल ना आपको जो आपका सीबीटी या रिटन टेस्ट होता है उसके लिए प्रिपेयर कराया जाता है, बल्कि आपको यहाँ पर जो इंटरव्यूज़ और डेमोज होते हैं उनके लिए भी ये जो वीडियोस हैं आपको साइमल्टेनियसली उतनी ही ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि उनका भी वेटेज होता है ना। तो इसीलिए अधिगम मंत्रा के साथ बने रहिए और अपना जो ट्रस्ट है, अपना जो विश्वास है उसे अधिगम मंत्रा पर बनाए रखिए, उस विश्वास को अधिगम मंत्रा पर बनाए रखिए। अधिगम मंत्रा डेली ही आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहेगा। ठीक है। तो अभी रिसेंट में हमारा जो चल रहा है वो हमारा अकाउंटिंग फॉर कंपनी चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट डे जो है कॉल सेन एरियर और कॉल सेन एडवांस, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था, मतलब जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ा था। इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने प्रोराटा के बेसिस पर भी एंट्रीज करना सीखा था कि कैसे उस अमाउंट को एडजस्ट किया जा सकता है। तो आज हम लोग क्या नया करने वाले हैं, आज हम लोग नया करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी केवल और केवल मनी के लिए ही शेयर्स इशू नहीं करती है, बल्कि कभी कभी कंपनी क्या करती है कि कोई बिजनेस एक्वायर कर लेती है तो उसके बदले शेयर्स इशू कर देती है, या कंपनी कोई जब एसेट्स परचेज करती है तो जो वेंडर है तो वेंडर को वो कैश में पेमेंट ना करके अपनी फर्म की, अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज वेंडर को इशू कर देती है। तो जब कैश के बदले किसी दूसरे पर्पज के लिए शेयर्स को इशू किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की जर्नी, जिसमें सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश है ये होता कितने तरह का है। तो बेटा ये दो तरह का होता है। एक फॉर परचेज द एसेट्स और दूसरा होता है फॉर परचेज बिजनेस। दोनों ही केसेस में क्या जर्नल एंट्री बनेगी, कैसे उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, वो बहुत आराम से समझेंगे एक एक चीज़ को, और इसी ही के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इलस्ट्रेशन के बेसिस पर मैं इसको समझाना चाहता हूँ। देखिए, XYZ लिमिटेड परचेज्ड a machine for rupees 3 lakh from GZX लिमिटेड। ठीक है। पेबल बाय द इशू ऑफ फुल्ली पेड। ये सारा कुछ आपको दिख रहा है ना? एक सेकंड, हाँ चलिए। फुल्ली पेड
इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्या यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? अब हमें इसी को क्या करना है, हमें इसी को जर्नलाइज करना है। तो बेटे जब हम इसी को, तो यहाँ पर एसेट साफ साफ पता चल रहा है कि सर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक मशीनरी परचेज कर रहे हैं। कितने रुपए की? 3 लाख की। किससे परचेज कर रहे हैं? GZX लिमिटेड से। बेटा एक बात मुझे बताओ, जब आप कोई मशीन परचेज करते हो तो आप एंट्री क्या करते हो? सर मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट की वैल्यूएशन बढ़ रही है। और अगर सर पेमेंट करते हैं तो हम कैश दे देते हैं, लेकिन अभी जब हम वेंडर से परचेज करते हैं तो वेंडर का नाम आ जाता है, इसका मतलब GZX लिमिटेड। कितने रुपए? 3 लाख रुपए। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी एंट्री, फिर सर हम इसको पेमेंट करेंगे तो सर GZX लिमिटेड जो है सर वो तो डेबिट हो जाएगा, और सर जो हमारा बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। भाई जो कैश है, अगर आप कैश या चेक के थ्रू पेमेंट करोगे तो कैश या बैंक की तो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। लेकिन क्या यहाँ पर आपने कैश पे किया? नहीं सर, यहाँ पर हमने इशू किए हैं शेयर्स। बोलो क्या इशू किए हैं? यहाँ पर हमने शेयर्स इशू किए हैं। तो यहाँ पर आएगा इक्विटी शेयर, है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन सर सवाल ये नहीं आएगा, सवाल क्या आएगा? सवाल आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। क्या पूछा जाएगा आपसे? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये समझिए, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए आपका परचेज कंसिडरेशन कितना है, आपका परचेज कंसिडरेशन कितना है। देखिए परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ या वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर। अब अगर आप देखोगे, है ना, अगर आप देखोगे तो मैं इसको यहीं पर कर रहा हूं। आपका परचेज कंसिडरेशन क्या है? आपका परचेज कंसिडरेशन है 3 लाख रुपए। कितना है? 3 लाख। और शेयर का प्राइस कितना है? तो कितना हो गया? 30,000 शेयर्स हो गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताइए। तो यहाँ पर हमने क्या क्या कुछ सीखा है वो एक बार देख लेते हैं, है ना। 30,000 शेयर्स आ गए यहाँ पर। क्लियर है ना ये वाली बात? तो यहाँ क्या हमने कुछ सीखा है? देखिए एक तो हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना सीखा है। भाई बहुत सिंपल है, जैसे हम मशीनरी खरीदते हैं उधार में, वैसे हमने मशीनरी खरीद ली और उसके बदले हमने क्योंकि शेयर्स इशू करे तो शेयर्स इशू कर दी। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे? वो ये आ गया। तो केस 1 में जब भी आप मशीन के अगेंस्ट अपने शेयर्स को इशू करोगे तो इस तरह से आपको जर्नलाइज करना पड़ेगा। क्लियर हो गई ये वाली बात? पहला केस क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे केस पर। अगर बिजनेस परचेज किया जाए तो क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं। देखो दूसरा केस, केस 2, बीइंग परचेज द बिजनेस। जैसे सपोज करो महक लिमिटेड, ठीक है ना, महक लिमिटेड टुक ओवर द, ठीक है ना, टुक ओवर द assets ऑफ ₹3 लाख। कितने की एसेट ले ली? 3,000 की। एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹50,000 ले लो। लाइबिलिटीज ऑफ ₹50,000।
ठीक है ना। अच्छा ये है किसकी भाई, आप जब बिजनेस परचेज करो तो किसी ना किसी की तो होंगी ना, ऑफ शगुन लिमिटेड, ठीक है ना, ऑफ शगुन लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन, है ना, फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 5 लाख, ऑफ रुपीज 5 लाख was paid by check and the balance, ठीक है ना, by issue of fully paid equity shares of ₹100 each at a, लो प्रीमियम भी ऐड कर देते हैं, प्रीमियम एट अ प्रीमियम एट द रेट 10%, चलो प्रीमियम 10%। तो आपको जर्नल एंट्री बनानी है। अब मेरे बेटे एक बात समझो, आपने 11th क्लास में ओपनिंग एंट्री तो करी होंगी, है ना, ये मत कह देना कि नहीं करी। तो आप क्या कर रहे हो, आप एसेट परचेज कर रहे हो और आप लाइबिलिटी एक्वायर कर रहे हो। तो जब आपने एसेट परचेज की तो आपकी एसेट बढ़ गई, और क्योंकि आपने लाइबिलिटी भी ली है तो लाइबिलिटी भी बढ़ गई। तो एसेट क्या होगा, डेबिट होगा, और लाइबिलिटी क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो 3 लाख डेबिट होगा, 50,000 क्रेडिट होगा। तो एसेट अकाउंट डेबिट, assets account debit to liabilities account। एक बार अमाउंट देख लेता हूँ क्या क्या थी, 3 लाख और 50,000, 3 लाख और 50,000। क्या ये बात समझ में आ गई। अब परचेज कंसिडरेशन वाली हमने अमाउंट क्या ली थी, याद है तुम्हें, परचेज कंसिडरेशन, देखो इसमें क्या लिया था, ये बेटा ये जो आपने लिया था ना, ये हमारा परचेज कंसिडरेशन था। तो इसका मतलब वेंडर को जो अमाउंट देनी है वो हमारा परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। तो अब यहाँ पर वेंडर को कितनी अमाउंट देनी है, जरा देखो, 5 लाख रुपए, किस चीज़ के, परचेज कंसिडरेशन के, किसको, शगुन लिमिटेड को। क्लियर है। तो शगुन लिमिटेड डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, सर क्रेडिट होगा, टू शगुन लिमिटेड। कितने रुपए थे, 5 लाख, 4 लाख, कितने थे मैं तो भूल गया, 5 लाख रुपए थे। कितने थे, 5 लाख रुपए। क्या ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब मेरे बच्चे एक बात देखो, यहाँ पे तुम्हें एक चीज समझ आ रही होगी, एसेट कितनी दे रखे हैं, 3 लाख, लाइबिलिटीज 50,000, शगुन को पे कितना करना है, 5 लाख। तो अल्टीमेटली जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड कितने की, 5,50,000 की। तो डेबिट साइड कितने की, 3 लाख की। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपको आपका डेबिट बैलेंस निकलेगा कहीं ना कहीं। तो कितने रुपए निकल रहा है, 50,000, 3,50,000 तो ये हो गया, 2,50,000, तो 5,50,000 हो गए। लेकिन यहां पर लिखा क्या जाएगा, मेन सवाल ये है, क्या हम ऐसा लिखें। देखिए इसका मतलब ये है कि आपकी एसेट कितने की, 3 लाख की, लाइबिलिटी कितने की, 50,000 की, और हमने उन्हें पेमेंट तो 3 लाख की तो एसेट ले ली, है ना, और 50,000 की लाइबिलिटी ले ली। तो अल्टीमेटली हमने एसेट कितने की ली, 2.5 लाख की ली ना भाई, 2.5 लाख की एसेट हो गई, है ना। और शगुन लिमिटेड को दे कितने रहे, 5 लाख रुपए। अच्छा एक बात बताओ, आप मेरे से कोई सामान ले रहे हो या आप मेरा बिजनेस ले रहे हो, और आप मेरे को मेरी बिजनेस से ज़्यादा की वैल्यू दे रहे हो, आप मेरे को मेरे बिजनेस से ज़्यादा की वैल्यू दे रहे हो, तो आप वो जो एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहे हो वो किस चीज़ की है, गुडविल की। किस चीज़ की है वो, गुडविल की, क्योंकि मेरे बिजनेस ने गुडविल भी तो मेंटेन करी होगी ना भैया। तो आप बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू ले रहे हो, जो 2.5 लाख रुपए, 3 लाख और 50,000 रुपए, तो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, इतने की एसेट है और इतने की लाइबिलिटी है। तो फिर 2.5 लाख रुपए किस चीज़ का एक्स्ट्रा मिल रहा है मेरे को, गुडविल का। इसीलिए क्योंकि मैंने गुडविल मिल रही है, इसलिए गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा,
डेबिट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? पहली चीज। दूसरी जो एंट्री हमारी बनेगी, सिमिलरली शगुन को पेमेंट करना है, बिल्कुल करना है। क्या कंडीशन दी हुई है देखो, आ जाओ। बैलेंस सॉरी वाज पेड बाय चेक एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ। अच्छा, यहाँ पर मैंने वो नहीं लिखा कि हम उसको दे कितना रहे हैं, है ना। पेड बाय चेक, कितना हमने उसको पे किया है। तो एक काम करते हैं, 10% नो, 1,40,000 दे देते हैं ना। 1,40,000 पेड बाय चेक, 5 लाख यहाँ पर है ये ₹1,40,000, ठीक है ना। ये 1 मिनट रुको जरा, 1 सेकंड देना। ये इसको यहाँ पे 1 मिनट, अमाउंट्स में गड़बड़ हो गई। 5 लाख, ठीक है ना। वॉज पेड, अच्छा पेड कितना करना है ना, तो 60,000 पे कर देते हैं। कितना पे कर देते हैं? 60,000। इसको 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 60,000 वॉज पेड, है ना। चलो, तो 60,000 का पेमेंट कर दिया, तो शगुन लिमिटेड। अच्छा, शगुन को टोटल पेमेंट कितने का करना था? अगर हम देखें तो शगुन लिमिटेड को पेमेंट कितना का करना था? 5 लाख का। इन 5 लाख में से हमने पेमेंट कितने का करा है? बैंक के थ्रू पेमेंट कितने का करा है? 60,000 का। कितने का पेमेंट किया है? 60,000 का, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब बाकी का आपने क्या कर दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे अब नंबर ऑफ शेयर निकालने जरूरी है। देखो, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। अब जब आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे तो टोटल अमाउंट कितने का था सर? 5 लाख का। उसमें से आपने कितना पेमेंट कर दिया सर? 60,000। तो अब आपके पास कितना बचा, है ना, प्लस आपने उसको शेयर कितने में किया सर? 100 + 10 प्रीमियम। क्यों? क्योंकि आपने जो इशू किया वो कितने में किया? 10% प्रीमियम पे, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। तो 100 + 1 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4,40,000 डिवाइडेड बाय 110, है ना। तो कितना आ गया? 11 4 ज़ा 44, है ना। तो 4,000 शेयर्स आ गए। कितने शेयर्स आ गए? 4,000। अब आ जाओ, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पर आपने क्या करेंगे आप यहाँ पे, चार 4,000 शेयर्स हैं। एक शेयर कितने का है? 100 का। एक शेयर कितने का है? 100 का। तो कितने हो गए? 4 लाख रुपए हो गए, है ना। अब यहाँ पर देखो, प्रीमियम पर इशू किया है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितने रुपए? 4,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना हो गया? 40,000 रुपये। तो हो गए टोटल 5 लाख रुपए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम अपने शेयर्स को क्या करेंगे बेटा? इशू करेंगे। क्लियर हो गई ये वाली बात? हम अपने शेयर्स को क्या करेंगे? इस तरह से इशू करेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है। क्लियर? तो किया क्या है एक्चुअली, हमने भाई एसेट हमने परचेज करी, है ना। हमने एसेट परचेज करी, लाइबिलिटी परचेज करी, शगुन को इतना पेमेंट देना था। तो ये क्या आ गया? हमारा बैलेंस निकल करके आ गया, ठीक है। इसका मतलब शगुन को हमें कितने रुपए पेमेंट करना है? 5 लाख रुपए। शगुन को 5 लाख पेमेंट करने थे, जिसमें से 60,000 हमने कैश में दे दिया, उस बैंक के थ्रू दे दिया। बाकी की सिक्योरिटीज हमने इशू कर दी प्रीमियम पे,
तो जब हमने प्रीमियम पर इशू किया तो उसके लिए हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाले। तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे तो 5 लाख में से 60,000 आप पे कर चुके, है ना, जिसमें से आपकी फेस वैल्यू और प्लस प्रीमियम, तो टोटल आपके पास कितना आ गया 4,40,000 डिवाइडेड बाय 110। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 4,000। तो इसका मतलब ये है कि 4,000 की मल्टीप्लाई तो 100 में चली जाएगी और 4,000 की मल्टीप्लाई 10 में चली जाएगी। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब आगे आ जाओ एक और क्वेश्चन पर, इसी से रिलेटेड करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या है, भरत लिमिटेड परचेज्ड the assets of rupees 14 lakh and liabilities of rupees 4 lakh. Liabilities of rupees 4 lakh from Z Limited, ठीक है, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज, ठीक है ना, परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज, एक सेकंड रुकना जरा, ₹9,19,000 फॉर रुपीज 9,90,000, ठीक है ना। रुपीज 17,000 वर पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट, है ना, बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ Z लिमिटेड, ठीक है ना, एक ड्राफ्ट लिखा है, विच इज पेबल, बड़े ध्यान से समझना, पेबल आफ्टर 3 months, पेबल आफ्टर 3 months, ठीक है ना, एंड बैलेंस वाज पेड, है ना, एंड बैलेंस वाज पेड by issue of equity shares of ₹10 each at premium at the rate 10%। अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ हाईलाइट करनी है। देखो एसेट्स खरीदी 14 लाख की, लाइबिलिटीज खरीदी 4 लाख, तो सबसे पहले तो यही काम कर दो। assets account debit to liabilities account, ठीक है ना। एसेट्स कितने की खरीदी 14 लाख की और 4 लाख की, 14 लाख और 4 लाख। इसमें से परचेज कंसिडरेशन मतलब जेड लिमिटेड कितना अमाउंट है, शायद कितना था 9,19,000 रुपये, 9,19,000 रुपये, कितना 9,19,000 रुपये। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, देखो यहाँ पर कितना है 14 लाख, ये कितना है 9 और 4 13,19,000 रुपये, कितना 13,19,000 रुपये। तो इसका मतलब क्या, क्रेडिट में आएगा यहाँ पर कोई ना कोई अमाउंट, लेकिन कितना 13,19,000 और 1,20,000, तो 13,20,000 तो ये हो गए और 80, तो 81,000 आ गया, है ना। लेकिन किस नाम से, देखो अगर यहाँ तो डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, तो गुडविल होना था, लेकिन यहाँ तो गुडविल है नहीं, यहाँ तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा कैपिटल रिजर्व। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, कैपिटल रिजर्व।
तो कई बार यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि द अमाउंट विच विल बी क्रेडिटेड इन विच अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व या नन ऑफ द अबव। तो कैपिटल रिजर्व होगा, डेबिट में गुडविल होगा, क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व होगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, हमें जेड लिमिटेड को तो पेमेंट करना है ना। तो जब हम जेड लिमिटेड को पेमेंट करेंगे तो जेड लिमिटेड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 9,19,000 रुपये से। कितने रुपए से, 9,19,000 रुपये से, है ना। अब इसमें से हमने बिल कितने का एक्सेप्ट करा है भाई, बिल एक्सेप्ट करा है ना, तो टू बिल पेबल, है ना, टू बिल पेबल, क्योंकि हमें तो बिल पे करना है उसको, तो टू बिल पेबल। क्लियर है। कितने रुपए का किया था, शायद 17,000 का था। एक बार देख लेता हूँ, कभी अमाउंट फिर वापस से गड़बड़ हो जाए। हाँ 17,000 का था, ये रहा। ठीक है ना, 17,000 का पे कर दिया और बाकी का हमने इशू कर दिया। अब बाकी के बच्चे कितने वो तो देख लो। देखो यह आपको निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स, 9,19,000 माइनस 17,000 डिवाइडेड बाय 10 + 1। सर 10 + 1 क्यों हुआ ये भी बताओ। अब आप देखो शेयर कितने का है, 10 रुपये का, प्रीमियम कितने का है, 10%। तो 10 रुपये का 10% कितना होता है, 11 रुपये। कितना होता है, 11 रुपये। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो कितना आएगा, 9,02,000 डिवाइडेड बाय 11, है ना। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 82,000 शेयर्स। कितने शेयर्स आएंगे, 82,000 शेयर्स आपके यहाँ पर निकल करके आ जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पर जो अमाउंट जाएगा वो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से, कितने रुपए से, 82,000 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज इक्वल टू 8,20,000। साइमल्टेनियसली यहाँ पर पूरा का पूरा अमाउंट चला जाएगा टू SPR में, 82,000 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 82,000। और जब आप इन तीनों का टोटल मैच करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो मेरे बच्चे अगर मैं तुम्हें अब एंट्री बताऊं तो बहुत सिंपल सी एंट्री है, बहुत सिंपल सी एंट्री है। केस 1 में अगर आप एसेट परचेज कर रहे हो तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, पहली एंट्री। और जो दूसरी एंट्री बनेगी वो बनेगी, इसको मैं बाद में बताऊंगा। और अगर आप केस 2 कर रहे हो, बिजनेस परचेज कर रहे हो, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट। और यहाँ पर एक कॉमन बन जाएगी, दैट इज अगर डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो गुडविल अकाउंट डेबिट, और अगर क्रेडिट में आ रहा है तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो या तो ये होगी या ये होगी, इनमें से कोई एक अमाउंट होगी। और इन दोनों ही केसेस में जो कॉमन एंट्री बनेगी आपकी वो बनेगी कमेंट कर देना कैसा लग रहा है सेशन, अपने आप लिखा गया। कॉमन एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, दूसरी वाली
जो वेंडर है टू बैंक अकाउंट टू बिल पेबल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो इस तरह से आपका ये वाला केस कंप्लीट होता है। एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाली जो चीज़ें हैं अमाउंट निकालनी आई होगी। देखिए क्वेश्चन जो बनेगा वो नंबर ऑफ शेयर से बनेगा, कौन सा अमाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा वहाँ से बनेगा। या एक क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो क्या बन सकता है कि किस अकाउंट में डेबिट होगा या किस अकाउंट में क्रेडिट होगा। जैसे गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाला वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो इन तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तो पूरा आना ज़रूरी है, और जब तक वो पूरा नहीं आएगा तब तक बात बनेगी नहीं, है ना। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ केसेस हो सकते हैं क्या? हाँ, 2 केसेस और हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? देखिए, जो जब कंपनी फॉर्म होती है, जब कंपनी बनाने का आइडिया आता है, तो उस आइडिया से लेकर के कंपनी के बनने तक, है ना, मतलब कंपनी को बिजनेस शुरू करने तक का सर्टिफिकेट मिलने, है ना, तक की जो जर्नी होती है। जैसे कंपनी का आइडिया आया मेरे माइंड में, है ना, हम 2-4 लोगों के माइंड में, तो जब तक कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कंपनी बिजनेस नहीं कर सकती, ये तो पता है ना। तो उस वक्त तक जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती है तो वो कंपनी के प्रमोटर से करते हैं, और उस वक्त जो भी खर्चा होता है ना उसको प्रमोशनल एक्सपेंसेस, प्रमोटर्स एक्सपेंसेस या इन कॉरपोरेशन एक्सपेंसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको? इन कॉरपोरेशन एक्सपेंसेस। दोबारा बोलो, क्या बोला जाता है उनको? इन कॉरपोरेशन एक्सपेंसेस। तो उन इन कॉरपोरेशन एक्सपेंसेस को कैश या बैंक के थ्रू पे करने की जगह कंपनी क्या करती है? कंपनी प्रमोटर्स को शेयर्स इशू कर देती है। क्या कर देती है? कंपनी प्रमोटर्स को शेयर इशू कर देती है। और जब कंपनी प्रमोटर्स को शेयर इशू करती है तो क्या कहानी बनती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक केस ले लिया आपका, क्या ले लूँ, चलो BHK लिमिटेड, है ना, इश्यूड 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, क्रेडिटेड, है ना, एज फुल्ली पेड टू द promoters for their services। तो इसका मतलब हो गया, अब इसकी क्या एंट्री बनेगी, है ना, अब इसकी क्या एंट्री बनेगी? तो इसकी जो एंट्री बनेगी बेटे वो बनेगी, एक ही एंट्री पास होती है इसमें, वो एंट्री क्या बनेगी? इन कॉरपोरेशन एक्सपेंसेस, है ना, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये तो पता ही चल रहा है कितने शेयर्स हैं, 8,000। कितने रुपए का शेयर है? 10 रुपए का, तो कितने हो गए? 80,000 रुपये हो गए। सीधी सी कहानी है, ठीक है। अच्छा, कई जगह पर ना आपको इसकी 2 एंट्री बनेंगी। जैसे आपने लिखा इन कॉरपोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट 80,000। और दूसरी एंट्री इसमें बनेगी, ये तो पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री इसमें जो बनेगी वो बनेगी प्रोमोटर्स अकाउंट
डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए? 80,000। देखिए आप चाहे तो ये दो अलग अलग एंट्री बना लो और चाहे तो आप एक सिंगल एंट्री बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हालांकि हम अब जाहिर सी बात है दो एंट्री क्यों बने, जब एक की सुविधा उपलब्ध है तो एक ही बनाएंगे, है ना। तो एक तो ये चीज है। दूसरा क्या है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो कंपनी होती है वो पब्लिक को जब शेयर्स इशू करती है तो एक क्लोज है जिसका मैंडेटरी होना जरूरी है, दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो अगर यहां से इनकी तरफ से 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो कंपनी इन लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती, शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। तो अब कंपनी अपना 90% जो सब्सक्रिप्शन है उसको अचीव करने के लिए करती क्या, तो उसके लिए ये वाली कहानी सुनो। कंपनी है, पब्लिक है, कंपनी ने पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू करा, कंपनी को पब्लिक से एप्लीकेशन आनी शुरू हुई, आई, कुछ समय मिला कंपनी को। उस समय के दौरान कंपनी को लग रहा है कि भाई मैं अब इस लिमिट तक अपना सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे बच्चे इन दोनों के बीच में ना बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशंस, या बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े कौन होते हैं? लोग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कंपनी के पास जाते हैं, भाई कंपनी तुम्हारा सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है 90% का, तो एक काम करो वो वाले जो शेयर्स है ना वो हमें दे दो। क्या कर लो? वो शेयर्स हमें दे दो। तो कंपनी का 90% का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी हो जाएगा, कंपनी शेयर अलॉट भी कर पाएगी, है ना। बात समझ में आ रही है? तो इसके बदले मतलब ये जो प्रोसेस है इसके बदले जो इन्हीं लोगों को ना अंडर राइटर्स कहा जाता है। पहले तो ये समझो, इनको क्या कहा जाता है? अंडर राइटर्स। तो बहुत सारे बच्चे तो ये कहते हैं कि अंडर राइटर्स क्या होता है, तो इन लोगों को अंडर राइटर्स कहा जाता है जो कंपनी के शेयर लेकर के कंपनी का सब्सक्रिप्शन पूरा कराते हैं। तो जो एक कंपनी के शेयर्स लेते हैं ना, तो एक कंपनी के से कमीशन चार्ज करते हैं। तो अब कंपनी से कमीशन चार्ज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई कंपनी कुछ ना कुछ तो इनको पे करेगी ना। तो चलिए इसका एक इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। तो देखो क्या कंपनी ली थी हमने, चलो जो भी ली थी, वी लिमिटेड, है ना। वी लिमिटेड issued 3,000 equity share of ₹100 each, credited as fully paid to the, है ना, to the underwriters, to the underwriters for their underwriting services। अब सेम कहानी यहां पर है, यहां पर भी वही एंट्री पास होगी। कौन सी एंट्री सर? देखो, अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। कितने रुपए? 3,000 का शेयर है और 3,000 शेयर है और 100 रुपए का एक शेयर है, तो कितने हो गए? 3 लाख रुपए हो गए। अब क्या होगा? दूसरी एंट्री बन जाएगी, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 3 लाख रुपए। कितने रुपए?
3 लाख रुपए। बात समझ में आ रही है? तो क्या सर इसकी भी और वाली एंट्री बनाने की सुविधा उपलब्ध है? क्या इसमें भी हम ये वाली एंट्री बना सकते हैं? अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख से नहीं, इसमें यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसमें 2 ही एंट्री बनेंगी, इसमें 2 ही एंट्रीज पास होंगी। तो इसीलिए आप इस एंट्री की सुविधा का लाभ नहीं ले सकते। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्लियर है ये वाली बात? तो ये होता है आपका इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश। आई होप कि आपको ये जितनी भी एंट्रीज हैं वो सभी आपके समझ में आई होंगी, है ना? वो सभी एंट्रीज आपको समझ में आई होंगी, है ना? और फिर भी अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई भी बात है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या आप मुझे मेल कर सकते हो मेरी क्वेरी, है? या अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ नया किया जा सकता है या और कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, कोई टॉपिक रह रहा है, तो वो भी आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा जो आज का ये वाला टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अब कल से जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, जिसमें सबसे ज़्यादा डर लगता है। क्यों लगता है वो तो मुझे भी नहीं पता खैर, बट कहते हैं कि जो फॉर फीचर ऑफ शेयर्स है उसमें डर लगता है, मतलब पता नहीं क्यों। अच्छा, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, ये ध्यान में रखें, वहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कंटिन्यू रहिए, इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्लासेस। वो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हर एक चीज़ को किस तरह से डिटेल्ड में एनालिसिस के साथ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ चीज़ों को समझाया जा रहा है। देखिए मेरा एक मानना है कि पहले इतने बड़े, देखिए देख करके सीखने वाली तो उम्र नहीं रही है ना? सीखा हुआ है तो अब करके सीखने वाली उम्र शायद हमारी है ना? तो पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर सीख लेते हैं चीज़ों को। तो इसीलिए मैं पहले आपको एग्जाम्पल्स दे देता हूँ इन चीज़ों के, उसके बाद मैं आपको एंट्रीज बता देता हूँ, या आप खुद ढूंढ लो उसमें से एंट्रीज। भाई तरीका पता चलना चाहिए, मेन ये है कि तरीका पता चलना चाहिए। आपसे कोई डिस्क्रिप्टिव में तो पूछने नहीं वाला है, सीधा सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें भी 4 ऑप्शन आएंगे जिसमें से एक आंसर छुपा हुआ होगा। तो आपको तो कुल एक आंसर ही तो फाइंड करना है। भाई अगर आपको मल्टीपल ऑप्शंस में से, है ना, सीधा क्वेश्चन आए और उसमें से आपसे आंसर पूछा जाए तो वो थोड़ा मुश्किल है। अब अगर एक आंसर दे दिया जाता है तो एक थोड़ी बहुत तो चांसेस बन जाते हैं ना, थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी तो बन जाती है उसके सही होने की, 25% ही सही हो ही जाती है। तो यही वाली एक कहानी है। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल से समझिए। और हाँ, एक और चीज़, इन सब के नोट्स ज़रूर बनाइए एंट्रीज़ के, ठीक है? ये बहुत आपके लिए क्या कहते हैं काम आने वाली हैं, ठीक है? बाकी तो सब, एक सेकंड देना ज़रा मुझे, मैं देख लेता हूँ एक बार इसका। कॉल सिनेरियो हमारा हो ही गया था, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन हमने कर ही लिया था। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज़, आजा भाई, ये आया आया आया। देखिए ये सारी चीज़ें हमने कर ही ली थी, डेफिनेशन कर लिया था, टाइप्स कर लिए थे, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी हमने कर ली थी, कॉरम वगैरह 1% कंपनी हमने कर ली थी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने कर लिया था, है ना? और शेयर कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस, कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमने डिस्कस किया था, इशू ऑफ शेयर्स हमने कर ही लिया, ये तो हमने कर ही लिया था,
है ना। और ये चीज़ें हमारी हो ही गई हैं। ये देखो, ये हमने फर्स्ट डे करी थी, मतलब आज जब हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने शुरू किए थे। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है ये भी हमने किया था। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस हमने किया था। उसके बाद अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केसेस हमने डिस्कस करे थे। और आज हमने क्या किया, आज हमने इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश के। देखो यही वाला फॉर्मूला बताया था ना, इशू ऑफ शेयर परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर। अब जो हम करेंगे वो करेंगे हम फॉर फीचर ऑफ शेयर। तो बहुत कुछ है इसके अंदर। ठीक है, देखिए कुल मिलाकर के कहानी ये है, मेरी तैयारी पक्की है आपको पढ़ाने की। आप 1 घंटा दीजिए, ठीक है। जब आप 1 घंटा देंगे तो आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत, मेरा डेडिकेशन और मेरी मेहनत, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट जनरेट ना हो। बस हाँ, आपका 100% कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए 2 चीज़ों में, एक तो आपकी स्टडी में और एक दूसरा चैनल की ग्रोथ में। कैसे होंगे, आप कैसे शेयर कराएं, कैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, वो सोचने की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ रखी है। आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी कैसी है, कैसे पढ़ाना है, कंटेंट कहाँ से लेना है, कितना लेना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, उस चीज़ की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले रखी है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए और ऐसे ही मिलकर के आगे दोनों ग्रो करेंगे। बस बात खत्म हो गई। ठीक है, मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, बहुत प्यारे टॉपिक के साथ, जहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, दैट इज फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट को हम आसानी से समझेंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मिलेंगे कल। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद। और हाँ, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कराते रहिए। जय हिंद।